स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें एक नया टॉपिक पारिस्थितिकीय पिरामिड ये एक दूसरा चैप्टर है। पारिस्थितिकीय पिरामिड, अंग्रेजी में इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोला जाता है, पिरामिड्स बोलते हैं इसको। तो आइए देखते हैं नए चैप्टर के साथ में पारिस्थितिकीय पिरामिड। मतलब अभी तक जो हमने पारिस्थितिकी तंत्र, उसके घटक और जो है ऊर्जा का जो प्रवाह दिखा, खाद्य श्रृंखला और इस प्रकार इन सारी चीज़ों को देखा। अब हम उसी के आधार पे, क्योंकि आधार वही है, उसी के आधार पे पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होता है, हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पिरामिड कैसे बनता है, कौन कौन से प्रकार उसके होते हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होता है वो हर जो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो ऊर्जा का प्रवाह होता है या फिर जो है जो खाद्य पदार्थ होता है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पे वो जाता रहता है, सर्कुलेट होता है, आगे बढ़ता है, और उसी प्रकार से ऊर्जा भी आगे तरफ बढ़ती रहती है, जो कि एक दिशीय चल होती है। तो उसी क्रम में हम उसी के आधार पे खाद्य श्रृंखला के आधार पे हम पिरामिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और पिरामिड्स जो पिरामिड होते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड होते हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं। तो वो 3 प्रकार जो है वो खाद्य पदार्थ के हर स्तर पे जाने के मतलब क्या होता है कि वो लगातार एक क्रमिक स्तर पे जो पोषण स्तर होता है, क्रमशः पोषण स्तर पे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड बढ़ते हैं। मतलब खाद्य जो प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जो होता है वो हर स्तर पर क्रमशः हर स्तर पर पोषित होता रहता है। तो उसी के आधार पे हम पिरामिड्स को बोलते हैं, पिरामिड्स बनते हैं। तो अब देखते हैं कि अलग अलग जो पारितंत्र होता है उसमें अलग अलग तरीके के पिरामिड्स बनेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि पिरामिड्स जो है 3 अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक जो है उसके जीव संख्या के पिरामिड, जीव संख्या के आधार पे बनते हैं। दूसरा जीव संख्या के वेट के आधार पे, वजन के आधार पे, या फिर उसके जो बायोमास होता है, उसका जो ड्राई वेट होता है उसके आधार पे। और तीसरा इस जो पिरामिड होता है वो ऊर्जा के प्रवाह के आधार पे। तो मतलब 3 प्रकार के पिरामिड्स बनते हैं और तीनों अलग अलग जो है तरीके से उसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड। जो 3 प्रकार हैं इसके, उस तीनों प्रकार को हम देखते हैं। तो पहला जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, इसको इसको बोलते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर। पिरामिड्स ऑफ नंबर किसका? जीव का जो एक भौगोलिक क्षेत्र में, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग जो है पारितंत्र होते हैं। तो अगर हम उदाहरण के लिए एक मैदानी जो पारितंत्र होता है, मैदानी भाग में, वहाँ का अगर हम ले तो
वहाँ पर जो मैंने कहा कि जो जीव की संख्या होती है उसके आधार पे ये बन रहा है पिरामिड। तो अगर एक मैदानी जो पारितंत्र है उसकी संख्या हम लेते हैं तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे हम मैदान या फिर खेत का भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने उदाहरण के तौर पे लिया, आप समझिए इसको, उदाहरण मैदान पारितंत्र का मैंने लिया, पारितंत्र लिया, अब पारितंत्र लिया। अब इसमें देखेंगे जिसको अंग्रेजी में ग्रासलैंड बोलते हैं, मैदानी, जहाँ पे मैदानी भाग हो और वहाँ पे जो है घास जो है उगी रहती है, तो उस पे क्या होगा। तो हम देखें, अब सूर्य चौकी क्या हो गई, सूर्य जो है वो हो गया क्या, ऊर्जा का स्रोत हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऊर्जा का स्रोत है। फिर हम क्या बोलेंगे, हरे पौधे, हरे पौधे इसमें क्या है, उत्पादक हैं। तो हरे पौधे इसमें कौन से होते हैं, घास होती है। क्या होता है, घास। ठीक है। दूसरा हम जाएंगे तो शाकाहारी स्तर पे जाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं। देखिए पोषण स्तर लगातार, तो प्राथमिक उपभोक्ता पर ये जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो कौन होगा, वो टिड्डा होता है, मान लीजिए टिड्डा। अब देखिए द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो द्वितीयक उपभोक्ता में आपका, अब टिड्डा को खाने वाले, जैसे मान लीजिए अब क्या हो गया, हमने कर दिया मेढक। ठीक है। अब अगले चलते हैं, तो ये मांसाहारी हो गए, मांसाहारी। अब तृतीयक उपभोक्ता की तरफ चलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता की तरफ चलते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो कि पुनः मांसाहारी ही होते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, सांप हो सकता है। ठीक है। अगर चतुर्थ है तो अगर जिसको सबसे ऊपर के क्रम में रखा जाता है वो चतुर्थ, या फिर जिसको अंग्रेजी में टॉप बोलते हैं, वो सांप को जैसे आप बाज बोल सकते हैं। तो वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आप देखें, अगर एक मैदानी पारितंत्र को हम ले रहे हैं उदाहरण के तौर पे जीव संख्या पिरामिड्स को समझने के लिए, तो अब देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जीव संख्या, अगर हम देखते हैं मैदानी भाग में जो घासें होती हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब इस पर निर्भर रहने वाले, मतलब ये जो टिड्डा होगा इस ग्रासेस को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो भोजन को इस्तेमाल करेगा तो इस पे निर्भर रहेगा, और इस पे निर्भर रहेगा तो इसकी संख्या से इसकी जो संख्या होगी वो थोड़ी कम होगी। अब देखिए, अब जबकि द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, जैसा मैं मान लीजिए मेढक है, मेढक टिड्डे को खा रहा है, तो ये जो है इसकी अपेक्षा कम होगा, इसकी निर्भरता इसके ऊपर है। और उसी क्रम में जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो बहुत ही कम नंबर में होते हैं। जैसे सांप मान लीजिए, ये अगर हम चतुर्थ में लेते हैं तो, और भी बाज की बात की हमने चतुर्थ के लिए अगर हैं तो वो ये सांप को, तो ये सबसे एटलिस्ट, हम अंग्रेजी में बोला जाता है एटलिस्ट, मतलब सबसे कम, ये कुछ की संख्या में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो है वो संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि जो इनका आधार है वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा है। और जो इकोसिस्टम हमारा चलता है उसका दो तरीका है। एक तो पहले एक दूसरे पे निर्भरता होती है खाद्य पदार्थ को लेके, जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक स्तर से, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इकोसिस्टम का जो निर्धारण है, और इकोसिस्टम जो है सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, मतलब स्वतः में अपने आप को नियंत्रित करता है। तो उसके द्वारा ये होता है कि जो
एक पोषण स्तर के जो जीव होते हैं वो दूसरे पोषण स्तर के जीव के द्वारा क्या होते हैं, हमेशा निर्धारित किए जाते हैं, मतलब उनकी संख्या को निर्धारित किया जाता है। और एक इकोसिस्टम का ये सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि इकोसिस्टम को अगर चलायमान होना है, लगातार गतिमान होना है, वो चलते रहेंगे, तो उसमें उनकी संख्या का निर्धारण हमेशा एक दूसरे पे होना चाहिए और लगातार चलते रहना चाहिए। अगर उसमें उनकी संख्या कम और ज़्यादा होगी तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और हर प्रत्येक पोषण स्तर में जो है समस्याएं आ जाएंगी और हमें हर जो जीवधारी होंगे उनके अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखें, अब हम पिरामिड बनाते हैं, तो पिरामिड जो होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिभुज के आकार के होते हैं, और उनका जो निर्धारण है हम इस प्रकार से करते हैं कि जब जो घास है उनकी संख्या क्या है तो उनको हम बेस पर ले लेते हैं। किस पे ले लेंगे? बेस पे ले लेंगे। तो बेस किस, देखिए ये हम बना दिए इस प्रकार से। देखिए अगर हमने क्या बोला, त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के आकार का होगा। देखें, अब जबकि हमने कहा कि ग्रासेस जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बेस पे ले लेते हैं। देखिए बेस का जो एरिया है वो सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस हैं, घास हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इस पे निर्भर रहने वाले जो टिड्डा हैं उनकी संख्या देखिए इस प्रकार से। अब ये टिड्डा है, ठीक है, टिड्डे की संख्या देखिए लगातार, देखिए उस पे निर्भर होने। अब देखें यहाँ पे टिड्डे के, मेढक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर टॉप पे है तो यहाँ पे सांप की बात कर लेते हैं हम। तो आप देखिए लगातार इस क्रम में जो सबसे ऊपर जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं या चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या लगातार इस जो आधार तल से लगातार ऊपर की ओर जाने पर हमेशा कम हो जाती है, और कम होगी तो इनकी संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। तो हमने ट्रायंगुलर दिखाया, त्रिभुजाकार दिखाया, बेस ज़्यादा है, उसके बाद लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो घास, टिड्डा, मेढक और सांप। तो ये क्या हो गया, ये जीव संख्या के आधार पे जो पिरामिड बना है इसको पिरामिड बोलते हैं। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपने यहाँ पे इन चीज़ों को समझा होगा कि क्या इसका विशेष जो है स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे चलेंगे तो दूसरे क्रम में हम ये देखेंगे कि दूसरा पिरामिड, अब जैसे दूसरे पिरामिड में हम देखेंगे बायोमास, मतलब इसके जीवभार के आधार पे, जीवभार के आधार पे, जीवभार जो होगा उसके आधार पे देखेंगे कि क्या होता है, उसको समझते हैं दूसरे क्रम में। लगातार इसी क्रम में हम समझते चलेंगे एक एक करके, और वो चीज़ों को हम जीव भार के आधार पे, जीवों का जो भार होता है, जीव भार का पिरामिड। और जीव भार का पिरामिड देखते हैं कैसा होता है। कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, जैसे अगर हम तालाब की बात करें, समुद्र की बात करें, या फिर जो है वन की बात करें, या घास की बात करें, ये जो पारितंत्र अलग अलग होते हैं, यहाँ पे जो पिरामिड्स बनते हैं वहाँ पे वो अलग अलग होता है। अब आप देखिए जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड मतलब वेट ऑफ पिरामिड्स ऑफ बायोमास अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या बोला गया? पिरामिड्स ऑफ बायोमास। बायोमास यहाँ पे जो जीवों का भार होता है उसके आधार पे बनने वाला पिरामिड्स, उसके आधार पे किस प्रकार का पिरामिड बनेगा। तो मैंने जैसा बताया कि हर प्रकार के पिरामिड्स जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसमें कुछ न कुछ अंतर आता है। तो हम एक देखते हैं कि जैसे हमने ग्रासेस जो इसका लिया था उसी क्रम में समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। अब जबकि अगर हम जो है यहाँ पर अगर हम वन की जंगल जिसको बोलते हैं वन पारितंत्र को लें, इसके आधार पे तो थोड़ा देखें। वन पारितंत्र के आधार पे लेते हैं तो उसका पिरामिड्स कैसा बनेगा वन पारितंत्र के आधार पे। तो या फिर दूसरा ही ले लेते हैं हम
जैसे यहाँ पर एक हम ले लेते हैं, तालाब का ही ले लेते हैं, तालाब। अब इसमें देखिए, तालाब में जो हरा पौधा होगा, हरे पौधे जो होंगे, हरे पौधे, इसमें क्या होंगे, जो शैवाल होती है, शैवाल अलग अलग प्रकार की वो होती हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। फिर इस पे प्राथमिक जो उपभोक्ता होंगे, उपभोक्ता, उनकी संख्या लेते तो वो कौन होते हैं, जो शैवालों को जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं। तो वो हो जाएंगे, मेढक भी हो सकते हैं, या फिर जो है कुछ छोटी मछलियाँ हो सकती हैं जो शाकाहारी होती हैं, छोटी मछली हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता, अब ये शाकाहारी है, ऊपर वाला जो है शाकाहारी है। द्वितीयक उपभोक्ता में आप लेंगे तो जो कि मांसाहारी हैं, अब क्या होंगी, बड़ी मछली, बड़ी मछली जो कि इन सबको खा जाती है, ठीक है, भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगी। फिर तृतीयक उपभोक्ता में, तृतीयक उपभोक्ता में जो कि मांसाहारी होती हैं, अब क्या होंगी, बगुला एवं सारस। अब देखिए इसका जो इसमें जो होगा थोड़ा अंतर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जीव भार को ले रहे हैं, तो जीव भार के हिसाब से ये इनका जो भार होगा वो पिरामिड जो होगा वो उल्टा बनेगा। उल्टा ये इसलिए बनेगा क्योंकि ये इनका जो बगुला और सारस का जो भार होता है वो बड़ी मछली से ज़्यादा होता है, और बड़ी मछली का छोटी मछली से, और छोटी मछली या मेढक जो है शैवाल से ज़्यादा होता है। चूँकि यहाँ पे आधार इस प्रकार से हो गया, तो हम कह सकते हैं कि हम अगर इस प्रकार से लें, ऐसे बना दें, तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये देखिए जीव भार के आधार पे ऐसा, तो ये हमेशा उल्टा बोला जाता है इस प्रकार से, क्योंकि ये जीव भार के आधार पे है। तीसरा हम चलते हैं, वो है, हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अंग्रेजी भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि लेवल पे बढ़ने पे जो है अंग्रेजी की डिमांड जो है बढ़ती है। तो ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी अंग्रेजी में बोला जाता है। अब इसका क्या होगा, जैसा मैंने अभी पिछले जो वीडियो में ये बताया, लेक्चर में ये बताया कि ऊर्जा जो होती है वो सदैव जो है सीधी रेखा में चलती है, एक दिशी होती है। तो चाहे वो किसी भी प्रकार का इकोसिस्टम होगा, किसी भी प्रकार का पारितंत्र होगा, उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो एक सीधी रेखा में, एक दिशा में ही होगा। वो कभी भी उल्टा नहीं होता, कभी भी जिगजैग नहीं होता, वो हमेशा सीधी रेखा में ही वो चलता है, मतलब अपराइट एक सीधी रेखा में होगा। तो देखिए कैसे, अगर हम किसी भी तंत्र की बात करें, तो अगर हम जो है वन तंत्र की बात करें, जंगल की वन पारितंत्र की बात करते हैं, तो वन पारितंत्र में जो भी वन पारितंत्र में हम बात करें, तो जैसे अगर हम हरे पौधे लेते हैं, हरे पौधे वहाँ पे लेंगे, तो अगर बेसिकली रूप से जो घास हैं, वहाँ की घास, ठीक है, वो होती हैं जो कि क्या होती हैं, उत्पादक होती हैं।
दूसरे क्रम में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब इसको खाने वाले तो क्या हो सकते हैं? खरगोश, खरगोश हो सकते हैं। और इसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे तो जो कि शाकाहारी होता है, द्वितीयक उपभोक्ता की बढ़ेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। फिर से मांसाहारी। इस क्रम में खरगोश के बाद लोमड़ी इसको खाती है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल करती है। फिर तृतीयक उपभोक्ता के क्रम में, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के क्रम में ये क्या होती हैं? ये भी मांसाहारी ही होती हैं, मांसाहारी होती हैं। और जो सबसे यहाँ पे जंगल की कंडीशन में या वन के कंडीशन में जो है ये। अब आप देखिए यहाँ पे जो वन परितंत्र होता है, इसके अंतर्गत मैंने घास दिखाया, पहरे पौधे उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश को दिखाया जो कि शाकाहारी होता है, घासों को खाता है। उसी प्रकार से द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं, लोमड़ी जो होती है वो खरगोश को खा जाती है भोजन के, अपने एनर्जी जो अपने ऊर्जा उत्पादन के लिए, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए। तृतीयक उपभोक्ता में जो कि मांसाहारी ही है वो शेर है, और शेर इन सबको खा जाता है। तो कुल यहाँ पे इस प्रकार के पारितंत्र में जब अगर हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं तो किस प्रकार का एनर्जी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा ट्रायंगुलर त्रिभुज बनता है क्योंकि घास की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है इस प्रकार से। फिर खरगोश की संख्या है, संख्या यहाँ पे नहीं जानना है, एनर्जी की जब बात कर देंगे अभी। और उसके बाद लोमड़ी की संख्या है, लोमड़ी। और फिर शेर की संख्या है। ध्यान दीजिए, अभी हमने पिछले वीडियो, पिछले लेक्चर में बताया कि देखिए यहाँ पर जो ये घास हैं क्या हैं? हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं। तो हरे पौधों जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये क्या बनाएंगे? ये जो है सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके यहाँ से तो जो 90% जो एनर्जी होती है ये अपनी प्रक्रियाओं में खर्च कर लेते हैं, केवल 10% एनर्जी ही दूसरे पोषण स्तर पर भेजते हैं, मतलब खरगोश को प्राप्त होगा। तो वह उसी क्रम में 10% का 90% ये अपनी प्रक्रियाओं में खर्च कर लेगा और उसका एक 10% ये भेजेगा, मतलब 1% के आसपास। फिर उसी क्रम में ये जो लोमड़ी के स्तर पे ये इसको जो है 1% में का 90% खर्च करके इसको 0.1% जो है। और अगर अपघटक की बात की जाएगी तो उसी क्रम में। तो लगातार जो है मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि ऊष्मागतिकीय नियम के आधार पे ऊर्जा हमेशा जो है क्या होती है? बहिक्षेपण चलिए, मतलब वहाँ पे जो है वो श्वसन या जैविक अभिक्रियाओं के रूप जहाँ पे होती है वहाँ से एनर्जी फिर से निकल जाती है और जो बचती है वही अगले स्तर पे जाती है। तो इस क्रम में देखें तो लगातार एनर्जी किस क्रम में जा रही है? देखिए सीधी रेखा में। हमने क्या बनाया? एरो बनाया। एरो के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ऊर्जा का जो संबंध है, ऊर्जा जो है वो कहाँ पे जा रहा है? वो सीधी रेखा में चल रहा है। देखिए सीधी क्रम में क्या मतलब? घास को खाने से खरगोश को वो एनर्जी प्राप्त हुआ 10%। अब इस यहाँ से लोमड़ी को उसका 10%, फिर उसका 10% शेर को, और शेर जब इन सब की मृत्यु हो जाएगी तो अगला स्तर जो अपघटक का होता है वहाँ पे ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सौर ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है जैसे, और वो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हमेशा दो तथ्य आया
कि स्पष्ट करेंगे कि पहला क्या आया। इस पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि पहला, इसका रिजल्ट अगर हम निकालें कि परिणामतः क्या प्राप्त होगा, पहला तो ये प्राप्त होगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पहला रिजल्ट जो परिणाम कह सकते हैं हमें मिला, परिणाम प्राप्त होता है पहला कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में ही, केवल एक दिशा में होता है। प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशा, देखिए वन डायरेक्शन, एक दिशा हो गया ना, तो ये कभी भी परिवर्तित, कभी भी दूसरे दिशा या फिर मूव अलग अलग दिशाओं में नहीं बढ़ती है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा होती है, की मात्रा कम होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, कम होती जाती है। तो दो रिजल्ट मिला। पहला तो ऊर्जा का जो संचालन होगा, ऊर्जा की जो दिशा होगी वो हमेशा एक होगी, एक ही दिशा में जाएगा, प्रवाह एक ही दिशा में होगा। जबकि दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा होगी वो कम होती जाती है। हमेशा लगातार देखें, 90% खर्च कर लिया, 10% दिया, फिर ये इसका 10% 90 कर लिया, फिर इसमें 10%, अगले में ये फिर 10%। तो कंटिन्यूअस जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लगातार 10% लॉ है, एक नियम है। नियम के आधार पे ये जो है ऊर्जा का प्रवाह पारितंत्र में लगातार क्रम में होता रहता है, जिससे जो है हमारा जो कोई भी इकोसिस्टम है, कोई भी पारितंत्र है, वो उसी भी तरीके से चलता रहता है, मूव करता रहता है, और वो जो है उसके आधार पे चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में त्रिभुजाकार जो पिरामिड बनते हैं वो 3 तरीके से बने। एक, पहला नंबर के आधार पे, मतलब जीवधारी की जो संख्या होती है वो प्रत्येक पोषण स्तर पे, उसके आधार पे। दूसरा, जीवधारी के भार के आधार पे, जो जीवधारी होते हैं वो अलग अलग पारितंत्र में, जैसे तालाब का पारितंत्र अलग होता है, घास का पारितंत्र अलग है, जो है वन का पारितंत्र है, समुद्र का पारितंत्र है। हर प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं उसमें जो जीवभार होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी प्रकार से उसका सीधा उल्टा जो पिरामिड्स है वो बन सकता है। तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जो एनर्जी का प्रवाह है वो उसके आधार पे है। तो उसमें हम बोलते हैं क्या कि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा के आधार पे। तो अभी हमने आपको समझाया कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो लगातार उसी क्रम में, उसी चैनल के साथ में एक दिशा में बढ़ते हुए प्रत्येक स्तर पे कम होता हुआ वो वहाँ पे अपघटक तक जो है ख़त्म हो जाता है, और कभी भी ऊर्जा का रिसाइकलिंग नहीं होती है, ये कि फिर से चलने लगे। जबकि फिर पारितंत्र को अगर आगे फिर से चलना है तो वो सूर्य के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो फिर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक बार फिर से ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, और उसी प्रत्येक स्तर पे लगातार की प्रक्रिया में चलती रहेगी। तो ये आज के चैप्टर में हमने आपको पारितंत्र से संबंधित जो चीज़ों को बताया और समझाने का प्रयास किया। तो पारितंत्र को
हम थोड़ा सा इसका महत्व और संरक्षण बता देते हैं कि पारितंत्र को हमेशा अच्छे से बना के रखना चाहिए। ये मनुष्य की और जीवों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिस वातावरण में, जिस पारितंत्र में हम रहते हैं, अगर उसके रिसोर्सेस का, उसके संसाधनों का ज़्यादा दोहन होने लगेगा या फिर उसमें उसके जो जैविक घटक हैं उनके संख्या में अंतर आने लगेगा, उनमें विभिन्नताएं पाई जाएंगी, तो वो भी हमारे लिए, हमारे अस्तित्व के लिए संकट पैदा करेंगी। तो और ऊर्जा का जो प्रवाह हो वो उसी क्रम में जैसे चैनल में बना रहे। तो ये सारे आधार होते हैं जो हमारे पारितंत्र को का संरक्षण करते हैं। लगातार इसी क्रम में चलते रहना चाहिए और सभी जीवों का संरक्षण भी होना चाहिए और उनका प्रकृति के हिसाब से उनका जो है, उनकी संख्या का नियंत्रण भी होना चाहिए। तो ये हमारा आधार था और हम अगले प्रोसेस में कुछ नए चैप्टर के साथ में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।